हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज संस्कृति मकवाना, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। आज हम क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर सेकेंड लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट सेकेंड आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार डिस्कस करने वाले हैं। हम पार्ट 1 में ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो दोनों स्टोरीज हैं बेसिकली ये स्टोलन चाइल्डहुड की स्टोरीज है जिसको हमारी राइटर ने लिखा है, जिसमें बच्चों से बचपन में ही उनके बचपन की जो सारी खुशियां हैं, जो इंजॉयमेंट है, वो सब छीन लिया गया है। तो फर्स्ट पार्ट में हम साहिब नाम के एक बच्चे की कहानी जो रेक्पिकर फैमिली को बिलोंग करता था वो पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर के पहले उस वीडियो को देखिए और स्टोरी को समझिए। देन दिस इज द सेकेंड पार्ट, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। यहाँ पर मुकेश नाम के एक बेंगल मेकर फैमिली को बिलोंग करने वाले बच्चे की एक स्टोरी है जिसका सपना है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। तो मुकेश बोलता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, अपना खुद का मास्टर बनना चाहता हूँ, मैं खुद का मालिक खुद बनना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि साहेब जैसे मैं किसी और के अंडर में काम करूँ। और वो क्या बोलता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। तो हमारी राइटर ने पूछा उसको कि क्या तुम कार के बारे में जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। तो बोला कि मैं कार चलाना जरूर सीखूंगा। He answered, looking straight into my eyes, his dream looms like a mirage. अब वो बोल रहा है कि मैं कार चलाना सीखूंगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड देख रहा है, वो राइटर की आंखों में देखते हुए बोल रहा है कि मैं कार चलाना जरूर सीखूंगा। और उसका जो ये ड्रीम है हमारी राइटर को कैसा लग रहा है, मिरेज की तरह। व्हाट इज मिरेज? मिरेज, आप बेसिकली जब धूप के मौसम में बाहर निकलते हो और आपको आगे रोड पर, रास्ते पर क्या दिखाई देता है, जैसे आगे पानी है, बट आप जब पास में जाते हो तो लगता है कि पानी नहीं है। तो एक ऐसा ड्रीम जो दूर से तो लगता है कि सच हो जाएगा बट पास में जाकर के वो कभी भी सच नहीं होता है, तो उसको कहते हैं मिरेज। तो मुकेश का ये सपना भी क्या लग रहा था, एक मिरेज लग रहा था जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता था। एडमिट्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स। अब वो कहाँ रहने वाला है, एमिट्स मीन्स किसी चीज के, डस्ट ऑफ स्ट्रीट के, ऐसी गलियां जहां फिरोजाबाद की उन गलियों में वो रहने वाला है जहां पर क्या है, चारों तरफ बेंगल्स ही बेंगल्स है। वहां पर कौन रहते हैं, बेंगल मेकर रहते हैं। तो कई सारी फिरोजाबाद की हर एक फैमिली बेंगल मेकिंग के काम में बिजी है। तो उसमें से मुकेश अपने फैमिली का जो काम है उसको छोड़ करके बाहर निकले और मोटर मैकेनिक बन जाए, ये उसका सपना जो है वो राइटर को पूरा होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। It is the center of India's glass blowing industries where families have spent generations working around furnace, welding glass, making bangles for all the women in the land it seems. ये क्या है, फिरोजाबाद इंडिया का ग्लास ब्लोविंग सेंटर है। मतलब यहाँ पर ही सारी ये जो कांच की चूड़ियों का काम होता है यहीं पर होता है। और यहाँ की सारी फैमिलियां अपनी जनरेशन तक, मतलब कई पीढ़ियों से चलते आ रहे इसी काम को करती है। कहाँ पर करती है, फर्नेस, फर्नेस यानी भट्टियां, आग की भट्टियां होती है। वेल्डिंग ग्लास मतलब कि जो चूड़ी बनाई जाती है तो उसके दोनों जो एंड है उनको वेल्डिंग करना मीन्स ज्वाइंट करना उनको। और इतनी सारी बैंगल्स बनाई जाती है कि ऐसा लगता है कि दुनिया में जितनी भी वुमेन चूड़ियां पहनती है वो सारी की सारी चूड़ियां कहाँ से आती होगी, फिरोजाबाद से आती होगी। मुकेश फैमिली इज अमोंग देम, मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक है। मुकेश क्या है, बेंगल मेकर फैमिली को बिलोंग करता है। नन ऑफ देम नो that it is illegal for children like him to work in glass furnace with high temperatures in dingy cells without air and light. Dingy means छोटे छोटे रूम, dingy cell means छोटे छोटे से कमरे जहां पर लाइट भी नहीं है और एयर भी नहीं है, और वहां पर टेम्परेचर भी क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। तो उनमें से, उन लोगों में से, वो इतने पढ़े लिखे तो है नहीं कि वो इलीगल लीगल चीजों को समझ पाए, तो उनमें से कोई भी इस बात को नहीं समझता कि मुकेश जैसे एक छोटे से बच्चे को ग्लास इंडस्ट्रीज में, ग्लास की वहां फर्नेस के सामने, भट्टियों के सामने इतने हाई टेम्परेचर पर कम लाइट में छोटे छोटे कमरों में काम करवाना, इतनी लेबर करवाना, ये क्या है, इलीगल है। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. अगर उन लोगों को ये लॉ पता चल जाए तो लगभग 20,000 ऐसे मुकेश जैसे बच्चे हैं जो उन गर्म भट्टियों के सामने दिन रात
स्लोज मीन्स कड़ी मेहनत करते हैं और कई बार तो उनकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है। ऑब्वियसली सारा टाइम वो क्या करते हैं छोटे छोटे सेल्स में हैवी आग के सामने, बहुत ज्यादा टेम्परेचर के सामने सारा दिन बेंगल्स को वेल्डिंग करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, उनकी आंखों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उन बेंगल मेकर्स की। तो अगर ये लॉ इन लोगों को पता चल जाए तो ऐसे 20,000 बच्चे क्या हो जाएंगे, इस काम से बच जाएंगे। मुकेश आइज beams as he volunteer to take me home, which he proudly says is being revealed. मुकेश की आईज बहुत ज्यादा चमक रही थी जैसे जैसे वो नरेटर को आगे लेते जा रहा था। आगे मीन्स वो आगे चल रहा था, वॉलंटियर मीन्स आगे चलना, और पीछे पीछे नरेटर चल रही थी। और प्राउडली वो बोल रहा है कि मेरा घर अभी अभी रिबिल्ड हुआ है, मीन्स वहां पर रिनोवेशन का काम हुआ है। वी वॉक डाउन स्टिकिंग लैंड्स choked with garbage, past homes and remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in the primeval state. Primeval state means जब इंसियंट टाइम में, जब जो ह्यूमन बींग थे वो जानवरों के साथ रहते थे, वैसी स्टेट में, वैसे जंगल जैसे माहौल में यहाँ पर सब लोग रह रहे हैं। छोटे छोटे से घर हैं जिनके क्रम्बलिंग मतलब टूटे फूटे सी दीवारें हैं, वोबली मतलब ऐसे दरवाजे जो कभी भी टूट सकते हैं, और खिड़कियां तो वहां पर है ही नहीं। और इतनी ज्यादा क्राउडेड जगह है वो, मीन्स वहां पर जितने लोगों की रहने के लिए वो प्लेसेस है उससे कई ज्यादा लोग रह रहे हैं, और साथ में ह्यूमन और एनिमल को एग्जिस्टिंग मतलब साथ साथ रह रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आदि मानव रहते हैं, ऐसी जगह पर नरेटर चली गई थी। He stopped at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with its foot and pushes it open. Wobbly iron doors means वही टूटा फूटा सा जर्जर जिसको बोलते हैं हम। तो एक घर के आगे वो जाकर के रुक गया और दरवाजे को लात मार करके उसने दरवाजे को खोल दिया, और ऐसा दरवाजा था जो कभी भी क्या हो सकता है, टूट सकता है। He entered a half built shack. A half built shack मतलब आधी बनी हुई झोपड़ी में वो अंदर चला गया। इन वन पार्ट ऑफ इट अटैच्ड विथ डेड ग्रास इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विथ विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पेनिश लीव्स। उसके एक पार्ट में क्या था, पुरानी ग्रास से फायरवुड लगाई हुई थी, जो सूखी हुई घास होती है, उससे लकड़ियां जला करके चूल्हा मीन्स वहां पर चूल्हा जल रहा था, और उस पर एक बर्तन, वेसल मीन्स क्या होता है, बर्तन रखा होता। सिजलिंग मतलब जब आपके घरों में खाना पकता है, जब सब्जी पकती है, उबलती है, तो जो साउंड आता है उसको बोलते हैं सिजलिंग। इसमें लीव पालक के पत्ते की वहां पर क्या बन रही थी, सब्जी बन रही थी। On the ground, in the large aluminium platters, are more chopped vegetables. A fair young woman is cooking the evening meal for the whole family. और नीचे क्या पड़ा था जमीन पर, एक बड़ा सा एल्यूमिनियम का प्लेट पड़ी थी, बर्तन पड़ा था, और उसमें बहुत सारी सब्जियां कटी हुई थी। एक फ्लेयर मतलब दुबली पतली सी जो छोटी सी एक वुमेन है, वो क्या कर रही थी, सभी के लिए इवनिंग मील शाम का खाना तैयार कर रही थी। थ्रो आइज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। आइज फिल्ड विथ स्मोक मीन्स जब वो चूल्हे पर काम करती है, तो जब आपने देखा होगा आपकी दादी नानी जब चूल्हे पर काम किया करती थी, तो चूल्हे से क्या होता है, जब वो लकड़ियां जलती है अंदर तो बहुत सारा धुआं निकलता है, तो पास में जो काम कर रहा होता है उसकी आंखों में बहुत ज्यादा इरिटेशन फील होती है। तो यहाँ पर ये जो मुकेश की कौन है, बड़े भाई की वाइफ है, ये जो लेडी है जो काम कर रही है, ये फ्रेल यंग वुमेन, ये मुकेश की भाभी है, और इसकी आंखों में बहुत ज्यादा क्या है, धुआं भरा हुआ है, फिर भी वो नरेटर की तरफ देख करके क्या कर रही है, स्माइल कर रही है। Not much older in years, she has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. अब ये जो वुमेन है, फ्रेल यंग वुमेन है, जो मुकेश की भाभी है, ये मुकेश से एज में ज्यादा बड़ी नहीं है, फिर भी इसको क्या रिस्पेक्ट मिल रही है, घर की बहू की रिस्पेक्ट मिल रही है, डॉटर इन लॉ है ये घर की, और ये ऑलरेडी 3 मैन का इंचार्ज कर रही है, मतलब घर संभाल रही है उनका, किसका, उसके हस्बैंड का मतलब मुकेश के भाई का, और मुकेश का, और उनके पापा का, ये ख्याल रखती है, दिन भर का सारा काम करती है, उनके लिए खाना प्रिपेयर करती है। तो सारी जिम्मेदारी किसकी है, उस लड़की की है जो घर की क्या है, बहू है। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. जब भी कोई घर का बड़ा घर के अंदर आता है तो वो क्या करती है, आप लोगों ने देखा होगा, ये चीज को आप अच्छे से समझ पाओगे कि इंडियन कस्टम है, ट्रेडिशन है हमारा, कि जब भी हमारे घर में कोई मेल एल्डर अंदर आते हैं तो घर की बहुएं क्या कर लेती है, अपने सिर पर जो वेल होता है, वेल मतलब आप समझ सकते हैं घूंघट, वेल किसको कहा जाता है,
घूंघट को, तो वो क्या करती है, या तो वो कहीं छुप जाती है, साइड में हो जाती है और फिर अपने फेस को उस घूंघट से क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। तो मुकेश की भाभी भी ऐसे ही करती है। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। इन दिस केस द एल्डर इज इम्प्रोवाइज्ड बेंगल मेकर। कस्टम मतलब जो हमारा रीति रिवाज है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि बहू को अपने मेल एल्डर्स के सामने घूंघट रखना है, और इस केस में जो एल्डर है, मेल एल्डर है, जो बड़े हैं, बुजुर्ग है, वो कौन है, मुकेश के इम्प्रोवाइज्ड मतलब गरीब बेचारे से पापा है। चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, पर ट्रेडिशन है, कस्टम है तो है, मीन्स उनके सामने बहू को घूंघट करना है तो करना है। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a Bengal maker, he has failed to renovate a house, send his two sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, इतना हार्ड लेबर करने के बावजूद, पहले वो एक टेलर की तरह काम करते थे, फिर उसने बेंगल मेकर का काम किया, फिर भी वो अपने ना तो घर को रिनोवेट कर पाए, ना ही अपने बच्चों को वो स्कूल भेज पाए, और वो क्या कर पाए, सिर्फ जितना वो जानते थे उतना अपने बच्चों को उन्होंने सिखा दिया। मीन्स बेंगल मेकिंग का काम वो जानते थे तो अपने बच्चों को भी उन्होंने बेंगल मेकिंग सिखा दी। इट इज हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर। अब मुकेश की जो दादी माँ है वो बोल रही है कि ये उसका कर्म है, मीन्स भगवान ने जो लिख के दिया है वो है, भाग्य है उसका, उसको यही काम करना है। हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विच द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स। ये जो दादी है, इनके खुद के हस्बैंड मीन्स मुकेश के दादाजी, जो इस बेंगल मेकिंग का काम करते करते क्या हो गए थे, अंधे हो गए थे, क्योंकि जब ये बेंगल की जो कांच के पॉलिशिंग होती है तो इसमें से बहुत ज्यादा डस्ट उड़ती है, और वो डस्ट जब आंखों में जाती है तो वहां के लोग क्या हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं। तो मुकेश की दादी ने खुद देखा था कि उसके दादाजी ये काम करते करते अंधे हो गए थे, फिर भी वो क्या बोल रही है कि उनका कर्म है, ये उनका भाग्य है। कैन अ गोड गिवन लीनिएज इवर बी ब्रोकन इम्प्लाइज, आगे वो बोलती है कि क्या भगवान का दिया हुआ जो लीनिएज है, मतलब भगवान ने हमारे कर्म में ये लिख दिया है, भगवान की कही गई बात है, तो इसको क्या ठुकराया जा सकता है, इसको क्या तोड़ा जा सकता है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स। अब जो कास्ट है, बेंगल मेकिंग की कास्ट है उनकी, उसमें वो पैदा हुए हैं तो उन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ बेंगल्स ही देखी है। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट in Firozabad, spirals of bangles, sunny golden, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow lie in mound in uncamped yards, are piled on 4-wheel handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the slanty town. अब उन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ क्या देखा है, बेंगल्स ही। घरों में, घरों के बरामदे में, यार्ड यानी बरामदे में, हर एक घर में, हर एक घर के बरामदे में, हर एक गली में, फिरोजाबाद की हर एक गली में स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, मतलब कई सारी ढेरियां लगी हुई है बेंगल्स की। और उनके कलर्स कैसे हैं, गोल्ड है, ग्रीन है, ब्लू है, पिंक है, पर्पल है, वो सारे कलर्स की बेंगल है जो रेनबो के 7 कलर में से बनाई जाती है। और वो क्या कर रही है, लाइन इन मोड्स इन अनकेम्प्ड यार्ड, ऐसी जगह जो कभी साफ भी नहीं करते, मतलब जो साफ सुथरी नहीं है, ऐसी जगहों पर बड़ी बड़ी ढेरियों में पड़ी है। आर पाइल्ड ऑन 4-wheel हैंड कार्ट, मतलब जिसको हाथ से धक्का लगा करके चलाया जाता है, ऐसी कार्ट जिसको बोलते हैं रेडी, उस पर भी बहुत सारी पाइल्ड ढेरिया बनाई हुई है। और जो यंग मैन है उसको धक्का मार करके उस लेंस में आगे जहां पर उनको मिडिल मैन को देना है, जो आगे उसको बेचेंगे, वहां पर वो ले जा रहे हैं। तो सभी जगह उन स्ट्रीट्स में, उस टाउन में, फिरोजाबाद की उन गलियों में क्या दिखाई देता है, सिर्फ बेंगल ही बेंगल। एंड इन डार्क hutments next to lines the flames of flickering oil lamp sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bengal. हटमेट्स मतलब वही छोटी छोटी झोपड़ियों में लाइट के सामने, मीन्स जो मोमबत्ती की या किसी भी चीज की फ्लेम जल रही है, फ्लिकरिंग मतलब जो हम बोलते हैं ना कि फ्लिकर करती है, जैसे मोमबत्ती की लो जलती है, जब हवा आती है तो वो कभी बुझती है कभी जलती है, तो फ्लिकरिंग है। फ्लिकरिंग ऑयल लैंप के सामने बैठ करके छोटे छोटे बच्चे, लड़के और लड़कियां अपने फादर मदर के साथ बैठ करके क्या करते हैं, उन पीसेस ऑफ बेंगल्स को वेल्डिंग करने का काम करते हैं, मीन्स जोड़ने का काम करते हैं। जब बेंगल को राउंड बनाया जाता है तो उसके 2 एंड होते हैं, उनको एक दूसरे से वेल्डिंग किया जाता है, जोड़ा जाता है, तब बेंगल का शेप राउंड होता है।
देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। अब उनकी जो आंखें हैं वो इतना ज्यादा टाइम उन छोटे छोटे डिंगी सेल्स में स्पेंड करते हैं, अंधेरे में रहते हैं, कि जब वो बाहर जाते हैं तो उनकी आंखें इतनी ज्यादा लाइट में क्या कर पाती है, एडजस्ट नहीं कर पाती है। मतलब उनकी आंखें मोर एडजस्टेड है अंधेरे में। That is why they often end up losing their eyesight before they becoming adults। इसीलिए ऐसा होता है कि जब वो एडल्ट यंग होते हैं, जवान होते हैं, उससे ही पहले क्या हो जाती है, उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। सविता, a young girl in a draped pink dress, sits alongside an elderly woman soldering piece of glass। अब यहाँ पर एक और छोटी बच्ची है जिसका नाम है सविता, जिसने ड्रेब पिंक का मतलब जो वॉश करने के बाद कपड़ों का कलर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, फीका पड़ जाता है। तो ऐसी धुंध फीकी सी जिसका कलर पूरा डाउन हो चुका है, ऐसी पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी है और इस ओल्ड लेडी के पास वो भी बैठी है और साथ में बैठ करके क्या कर रही है, सोल्डरिंग कर रही है, उन बेंगल्स के पीसेस को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मशीनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन। इसके जो हाथ है वो क्या कर रहे हैं, जैसे कि मशीन के टोंग्स है, मशीन के चिमटे हैं, जैसे मशीन काम कर रही है ऐसे सविता के हाथ काम कर रहे हैं, क्योंकि इतने सालों से काम कर रही है, उसको क्या हो गई है, प्रैक्टिस हो गई है। आई वंडर शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बेंगल्स शी हैज मेक। अब राइटर आगे ये सोचती है कि क्या इस छोटी सी बच्ची को ये बेंगल की सेंसिटिव पता भी है। सेंसिटिव मीन्स इसका ऑस्पिशियसनेस, मीन्स ये बेंगल जो है ये उसके लिए कितनी शुभ है। इट सिंबलाइज एन एल्डर इंडियन वुमेन्स सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। ये क्या है, सिंबल है किसका, एक इंडियन वुमेन के सुहाग का। हमारे यहाँ पे देखते हो ना आप, आपकी मम्मी को, दादी को, नानी को, वो क्या पहनती है, चूड़ियां पहनती है अपने हाथों में। तो ये क्या है, हमारे इंडियन वुमेन की का सुहाग की निशानी है। तो इस छोटी सी बच्ची को तो अभी ये पता भी नहीं है। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे विथ हर head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrist। अभी उसे नहीं पता चलेगा, उसको कब पता चलेगा ये चीज, जब एक सवेरे उसके साथ क्या होगा, उसके सिर पर लाल घूंघट उड़ा दिया जाएगा, उसके हाथों में हिना यानी मेहंदी लगा दी जाएगी और उसके हाथों में लाल चूड़ियां पहना दी जाएगी। तब उसे पता चलेगा कि ये क्या है, ये उसके सुहाग की निशानी है। शी विल देन बिकम अ ब्राइड लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर who become one many years ago। फिर वो क्या बनेगी, दुल्हन बनेगी, जैसे उस ओल्ड लेडी की तरह जो कई सालों पहले वो ओल्ड लेडी भी क्या बनी होगी, दुल्हन बनी होगी। सी स्टिल हैज बेंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आईज। अब उस ओल्ड लेडी के हाथों में बेंगल्स तो अभी भी है, मतलब वो उस दिन दुल्हन बनी थी तो बेंगल्स पहनी थी, ब्राइड बनी थी तो बेंगल्स पहनी थी, तो बेंगल्स तो अभी भी है, पर जिस दिन वो ब्राइड बनी थी उसके आंखों में जो चमक थी वो आज नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज इन अ वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय। बड़ी भारी और दुख वाली आवाज में वो लेडी कहती है कि मैंने आज तक एक वक्त का शेर भर खाना भी नहीं खाया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेर हियर, जैसे आजकल हम यूनिट मापने की जो यूनिट होती है, वेट करते हैं, तो उसको हम केजी ग्राम्स में करते हैं। तो ये ओल्ड इंडियन वेट की यूनिट है जिसको शेर कहा जाता है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि पेट भर खाना भी नहीं खाया, ऐसा वो बोल रही है। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम। मतलब वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है और उसने आज तक कभी भी अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक भी बार पेट भर के खाना भी नहीं खाया है। दैट्स व्हाट शी हैड रिपेयर्ड। Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except Bengals. All I have done is to make house for the family to live in। तो बोलते हैं कि ये इनाम मिला है इतना मेहनत करने का कि एक वक्त का कभी पेट भर के खाना भी नहीं खाया। और उनका जो एक हस्बैंड है पास में बैठा हुआ जिसकी बहुत बड़ी बड़ी सी बियर्ड है, दाढ़ी है, और वो कहता है कि मुझे बेंगल्स मेकिंग के अलावा कुछ भी नहीं आता है और इस काम से मैं सिर्फ इतना ही कर पाया हूँ कि अपनी फैमिली के लिए मैं एक घर बना पाया हूँ। मतलब कि वो ये कहना चाहता है कि घर, सर पर छत होना भी इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कई सारे लोग तो ये काम भी नहीं कर पाते। हियरिंग हिम one wonders if he has achieved what many have felt in their lifetime। he has a roof over his head। आगे यही लिखा है कि उसकी बातें सुनकर के ऐसा लग रहा है जैसे उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है, बहुत कुछ हासिल कर लिया हो, जो कि बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं वो भी हासिल करने में। मतलब बहुत सारे लोगों के घर भी नहीं है, तो एटलीस्ट उस ओल्ड मैन ने क्या किया, अपने बच्चों के लिए घर तो बनाया है, उनके सिर पर छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट
carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. Rings mean हर घर में यही रोना है, यही रोना है कि कुछ नहीं मिलता, बेंगल मेकिंग से कुछ नहीं मिलता, इसी बिजनेस में हमको कुछ भी नहीं मिलता, इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता. द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स. लेमेंट मीन्स दुखड़ा रोना, किसी के कंप्लेन करना. तो यंग मैन भी वही कंप्लेन करते हैं, वही दुखड़ा रोते हैं जो उनके एल्डर्स रोते हैं. लिटिल हैज moved with time, it seems. In Firozabad, years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability of dream. Mind-numbing मतलब क्या होता है? बोरिंग सी, मोनोटोनस, एक जैसी लाइफ. क्या होता है कि टाइम के साथ साथ सब लोग आगे बढ़ते हैं, बट फिरोजाबाद में ये नामुमकिन लगता है. ऐसा लगता है कि ये जो माइंड नंबिंग टॉयल है, मतलब इतना मोनोटोनस काम है, इनका जो हार्ड वर्क है, ये करते करते यहाँ के लोगों ने सपने देखने की एबिलिटी ही खो दी है. मतलब अब ये कुछ सोच ही नहीं सकते इसके अलावा. वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव? I ask a group of young men who has fallen into the vicious circle of middlemen who's trapped their father and forefather. तो अब हमारे नरेटर ने वहां पर जो यंग मैन है उनको कहा कि तुम इन मिडलमैन मीन्स जो छोटे मोटे से व्यापारी होते हैं, वो क्या करते हैं, इनसे चूड़ियां कम दामों में खरीद करके फिर बाहर मार्केट में ले जा करके ज्यादा दामों में बेचते हैं. तो उन्होंने बोला कि तुम इस जाल में क्यों फंसे हुए हो, तुम एक अपना कोऑपरेटिव बना लो, तुम अपना बिजनेस खुद करो. जैसे तुम्हारे पापा फोर फादर्स, तुम्हारे फादर और फोर फादर्स मतलब तुम्हारे पूर्वज जो करते आ रहे थे, उन सबको मत करो तुम. इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, वी आर दैट the ones who will be hauled up by the police, bitten and dragged to jail for doing something illegal. तो अब उन्हीं में से कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइज्ड हो भी गए, हम में एकता आ भी जाए और हम अपना एक अलग यूनियन बना भी लें, तो हमको क्या करेगी पुलिस, खुद मार पीट करके हमको घीस करके क्या कर देगी, जेल में डाल देगी, इसलिए कि हम क्या कर रहे हैं, इलीगल कर रहे हैं कुछ. तो यहाँ पर उन लोगों का ये कहना है कि वहां के जो लोग हैं, मिडिल मैन है, जो पुलिस मैन है, जो गवर्नमेंट है, वहां की जो लीडर्स है, वो भी ये नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े. वो भी यही चाहते कि वो ऐसा ही काम करते रहे और उन लोगों को उसका फायदा मिलता रहे. देयर इज नो लीडर अमोंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली. देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर. दे टॉक endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed to injustice. कोई भी उनके बीच में लीडर नहीं है जो लीडरशिप कर सके, आगे ले जा सके उनको, उनकी बात रख सके या अलग कुछ सोच सके उनसे. उनके फादर भी इतने ही थक चुके हैं जितने वो थके हुए हैं. सब हर कोई क्या कर रहा है, उसी ट्रैप में. स्पाइरल मतलब एक जाल है, एक सर्कल है. कैसा सर्कल है, पॉवर्टी का, गरीबी का, अफेती का, जिन पर किसी को दया नहीं आती, ऐसे लोग, ग्रीड यानी लालच का, और इनजस्टिस यानी अन्याय का. तो इसी सर्कल में, इस ट्रैप में वो लोग क्या हो चुके हैं, फंस चुके हैं. Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caged in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born, and the other is a vicious circle of the sahukar, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats, and the politicians. अब उनसे बात करते करते हमारी नरेटर ने क्या पाया कि यहाँ तो दो दुनियाएं चल रही है. एक तो उन फैमिलीज की जो इस पॉवर्टी के, इस गरीबी के जाल में जबरदस्ती फंसे हुए हैं, और कास्ट के स्टिग्मा में कि हम जिस कास्ट में बोर्न हुए, सपोज कि दर्जी का बेटा है तो सिलाई ही करेगा, नाई का बेटा है तो बाल ही काटेगा, ऐसे बेंगल मेकर का बेटा है तो बेंगल मेकर ही बनाएगा. ये उनकी सोच है. तो इस सोच के में वो क्या हुए हैं, फंसे हुए हैं. और दूसरा एक इन क्रूशियल रूड साहूकार का, मिडिलमैन का. साहूकार मतलब जो पैसे ब्याज पर देते हैं उनको साहूकार बोलते हैं. मिडिलमैन मतलब छोटे मोटे व्यापारी. पुलिसमैन का, कीपर्स ऑफ लॉ मतलब वहां की जो गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेट्स मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स, और पॉलिटिशियंस. इन सब के जाल में वो फंसे हुए हैं. तो दो वर्ल्ड है अलग अलग. टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड the baggage on the child that he cannot put down. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. अब इन दोनों ने मिलके, दोनों वर्ल्ड ने मिलकर के जो बच्चे हैं उनके ऊपर जबरदस्ती ये बर्डन थोप दिया है. वो इससे पहले कि वो किसी और चीज के बारे में सोचे, उसके ऊपर ये काम थोप दिया जाता है. और जैसे उसके फादर ने इसको नेचुरली एक्सेप्ट कर लिया, बच्चा भी क्या कर लेता है, नेचुरली इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है. टू डू एनीथिंग एल्स would mean to dare, and daring is not part of his growing up.
मतलब कुछ दूसरा करने के बारे में सोचना भी, ये क्या है, उसको बोलेंगे हाँ इसमें तो बहुत हिम्मत आ गई है। और वहां पर हिम्मत दिखाना क्या है, मतलब आपको पूरा क्या कर देंगे, वो खींच करके पीछे ही लाएंगे, आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। When I sense a flash of it in Mukesh, I am sure I want to be a motor mechanic, he repeats. अब जब राइटर ने मुकेश की आंखों में ये सपना देखा कि वो इन सबसे हटके कुछ करना चाहता है, तो नरेटर को अच्छा लगा और मुकेश ने फिर से रिपीट किया कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He will go to a garage. Sorry. Yes, he will go to a garage and learn, but the garage is long away from his home. I will walk. He insists. तो बोलता है कि मैं गैरेज जाऊंगा, गैरेज समझते हो आप, जहां पर गाड़ियों का काम होता है, मैं गैरेज में जाऊंगा और सीखूंगा। जब ऑल्दो कि जो गैरेज है उसके घर से बहुत ज्यादा दूर है, फिर भी वो वहां तक पैदल जाने के लिए तैयार है कि मैं चल के जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ही इज सडनली साइलेंट। नो, ही सेज, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। अब हमारे नरेटर ने आगे उससे पूछ लिया कि क्या तुमने ये सपना भी देखा है कि तुम कभी दिन प्लेन उड़ाओगे? तो सडनली वो चुप हो गया। क्यों? क्योंकि उसको प्लेन के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है और अपने वो ग्राउंड की तरफ नीचे झुक करके देखने लगा। In his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. उसकी मर्मर में, मतलब कि उसने नो कहा धीरे से बड़बड़ाते हुए, तो उसकी इस बड़बड़ाहट में एम्बरेसमेंट थी, मतलब शर्म थी, क्योंकि वो प्लेन्स के बारे में ज्यादा जानता ही नहीं है। पर रिग्रेट नहीं है, पछतावा नहीं है, उसको ये है कि मैं कभी ना कभी तो जानूंगा। He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few aeroplanes fly over फिरोजाबाद। उसने कार का सपना देखा है, मोटर मैकेनिक बनने का सपना देखा है, क्योंकि उसने देखा है हटलिंग करते हुए, मीन्स चलते हुए रोड पर, कहां पर, फिरोजाबाद की गलियों में कार को चलते हुए देखा है। शायद ही कभी कोई प्लेन उसके फिरोजाबाद के ऊपर से फ्लाई करके गया होगा। मीन्स अगर प्लेन देखा होता, एरोप्लेन देखा होता, तो शायद वो ये सपना भी देख सकता था कि वो एक दिन क्या बने, पायलट बने। मतलब मुकेश में इतना करेज था कि वो क्या कर सके, उन लोगों से हट करके कुछ सोच सके। तो यही बात हमारी नरेटर को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस स्टोरी ऑल्सो। दोनों स्टोरीज को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।